दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सतपुरा सिविल सर्विस में। आज हम चर्चा करते हैं जो राज्य व्यवस्था है उसके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक की चर्चा करेंगे। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो यह निर्दिष्ट करने की शक्ति उस विदेशी राज्य क्षेत्र के लोग भारत की नागरिक होंगे में निहित है। अभी किस में है? पहला, राज्य मंत्रिमंडल आयोग में है, उच्चतम न्यायालय में है, केंद्र सरकार में है, संसद में। अब जो कोई भी जो है सदस्य जो होगा विदेशी राज्य क्षेत्र भारत में भाग बन जाता है तो उसकी शक्ति किसमें होगी? इसमें सिर्फ केंद्र सरकार में निहित होगी। इसमें डिटेल में चर्चा करते हैं। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो भारत सरकार उस राज्य क्षेत्र के लोगों में ऐसे व्यक्तियों को निर्देशित करती है जो भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडुचेरी भारत का भाग बन गया तब भारत सरकार ने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता आदेश 1962 जारी किया था। किसके संदर्भ में? पांडुचेरी के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन जो है अनुच्छेद 17 क्या है? यह है अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता से संबंधित है कि कौन सा इसमें सही है, इस पर चर्चा करनी है। यह अस्पृश्यता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। यह अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। इसे सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया गया है। देखो इसका सही आंसर देखा तो कौन सा होगा इसका आंसर? देखो पहली बात इसमें यह है, इसको परिभाषित तो नहीं किया गया है, ठीक। हाँ, इसे यह अस्पष्टता और किसी भी रूप में उसके आचरण का उन्मूलन नहीं करता है। इसको ये सही हो गया पहला। दूसरा गलत हो गया, यह केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है, नहीं, ये भी गलत हो गया। यह सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा लागू हुआ, हाँ से होगा। इसका आंसर कौन सा आएगा? 1 और 4 से आएगा। इसके डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला सही है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निश्चित किया गया है। कथन 2 सही नहीं है। अस्पृश्यता के संविधान को पसंद नहीं किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों ने इसका विस्तार किया गया। मैं इसको संविधान में इसको वर्णन नहीं किया गया, परंतु इसका क्या गया है, न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए, उसमें उसको अलग अलग परिभाषित किया गया है। कथन 3 इसमें है, यह अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध उपलब्ध है। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके अनेक प्रावधान किए गए हैं। ये करेक्ट हो गया, मतलब ये तो राज्य के होगा और निजी व्यक्ति दोनों के लिए उपलब्ध होगा। यह अनुच्छेद 17 केवल यह कहा गया कि अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 में इसके विस्तृत प्रावधान हैं। जब क्या करेंगे, सिविल संरक्षण अधिकार 1955 पढ़ेंगे तो इसमें अस्पृश्यता के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है। तो इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि सिविल संरक्षण अधिकार कब लागू किया गया था? 1955 में लागू किया गया था। अगला जो है, प्राय सुर्खियों में रहने वाला डार्क जीनोम संदर्भित करता है डीएनए के उन भागों को जिनके बारे में हमें न्यूनतम जानकारी है और जिनके जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दूसरा, कठोर वातावरण जैसे समुद्र के नीचे उच्च दाब की स्थितियों में रहने वाले सूक्ष्म जीवों के डीएनए को। सी, डीएनए के उन उपक्रमों जिन्हें आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा बदल गया है। और डी है, जानवरों के संरक्षित शवों के लिए अप्रभावित डीएनए। तो इसका आंसर सही क्या आएगा? एक किससे संबंधित जो शब्द है, एक केस से संबंधित डार्क जीनोम, ये है डीएनए के उन भागों से के बारे में है जिन्हें हम न्यूनतम जानकारी है और जिनमें जैविक कार्यों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अगला से चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे विकसित क्षेत्रों की खोज की है जो हमारे जीनों के बाहर डीएनए के प्रोटीन को कूटबद्ध करते हैं। ये जीन सिजोफ्रेनिया और द्विध्रुवी विकार से संबंधित हैं जो लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। पारंपरिक रूप से जीन के रूप में परिभाषित क्षेत्रों के बाहर के इन डीएनए को डार्क जीनोम के रूप में जाना जाता है। ये जीन प्रोटीन हैं जिन्हें जैविक कार्यों के बारे में बहुत कम जानकारी है और जिनके विश्लेषण के लिए उपकरण सीमित हैं, जैसे एंटीबॉडी।
इस प्रकार यह सटीक औषधि पहल पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला जो है, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार किए। आयोग के आधे सदस्य एससी, एसटी और ओबीसी के वर्गों में व्यक्ति शामिल होते हैं। एसपीएससी के सदस्यों को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर सही क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ना ही तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों ही केस में दोनों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इसको हटाने का जो है इसका अधिकार किसको है? सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को इसको ही अधिकार है हटाने के लिए। और इसके जो सदस्यों की नियुक्ति होती है वो उनके जो उन्होंने कार्य किया है 10 वर्ष तक, इसके जो नियम है कानून के 10 वर्ष तक आपको रहकर कार्य करना पड़ेगा आयोग के अंदर, तो उसके आधार पर ही इनकी नियुक्ति की जाती है, ना कि इस पे किसी विशेष संदर्भ में लिया जाता है। अगला इस पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में आयोग में सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट नहीं किया गया, मतलब इसमें कोई इसका व्याख्यान नहीं किया गया कि इतने ही सदस्य लिए जाएंगे, इसका कोई इसमें वर्णन नहीं है, बल्कि इस संबंध में निर्णय को राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया। जो राज्यपाल चाहेगा उसके विवेक को छोड़ दिया, चाहे 5 सदस्यों 6 सदस्यों उसके विवेक पर। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्य में कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, सिवाय इसके कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों का पद धारण किया हो। संविधान आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा का निर्धारण के लिए भी राज्यपाल को अधिकृत करता है। जो एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल द्वारा की जाएगी, परंतु इनको हटाने का जो अधिकार है या पद वो कौन करेगा? एक तो राज्यपाल इसको नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति द्वारा इसको पद से हटाया जाएगा। राष्ट्रपति उन्हीं आधारों पर, रीतियों पर हटाया जाता है जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा आयोग समिति ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंडों के रूप में स्वीकार किया था? पहला धरा आयोग, दूसरा जेबीपी समिति और तीसरा फजल आयोग। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल एक होगा, केवल एक और दो होगा, केवल तीन होगा और केवल दो और तीन होगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? किस समिति के द्वारा किया गया इसका आंसर? इसका किया गया फजल अली आयोग के संदर्भ में क्या किया गया? भाषा के राज्य पुनर्गठन आयोग की मांग को स्वीकार किया गया था। डिटेल चर्चा करते हैं। धरा आयोग और जेपीवी समिति दोनों ने ही राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार को खारिज किया था। इन्होंने क्या सिर्फ खारिज किया था? फजल अली के आयोग ने व्यापक रूप से भाषा को राज्यों के पुनर्गठन के मानदंड के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन इसने एक भाषा एक राज्य की नीति को खारिज कर दिया था। मतलब एक राज्य एक भाषा को इसको खारिज कर दिया था, ये नहीं होगा, परंतु क्या होगा कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा भाषा के आधार पर होगा, इस पर इसने स्वीकृति दी थी। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ना। एनएचआरसी और एसएचआरसी के अध्यक्षों केवल राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, केवल इसका होगा केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना ही एक और दो ना ही दो। अब इसकी चर्चा देखो, इसका केवल आंसर कौन सा होगा? केवल दो सही होगा, क्योंकि इसको जो अध्यक्ष को केवल भारत के राष्ट्रपति पद द्वारा हटाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं हटा सकता। 1993 में लागू मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग का संविधान में केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों में से संबंधी मानवाधिकारों की उल्लंघन की जांच कर सकता है। केवल जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो केवल किन मामलों पर इस जो कर सकता है जांच? एक तो राज्य सूची के विषय उस पर और एक समवर्ती सूची के विषय उन पर, उन्हीं पर ही मानवाधिकार जो उल्लंघन होगा उनकी जांच कर सकता है। हालांकि यदि ऐसे मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य संवैधानिक आयोग के पहले से ही की जा रही हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग इस मामले में जांच नहीं कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला जो है,
यदि किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और क्या करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला, अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय को निम्न में से कौन सी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है? पहला, विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह होना। दूसरा, सामान्य संगठन वाला एक समूह होना। तीसरा, समूह का एक विशिष्ट नाम होना। समूह का अपना एक धार्मिक पाठ होना। और पांचवा है अलग सिद्धांत की उपदेश देने वाला एक नेता होना। ऑप्शन एक दो तीन और चार पाँच, एक दो पाँच और एक दो तीन चार पाँच, मतलब सभी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा केवल कौन सी शर्तें आवश्यक हैं? पहला इसमें है विश्वासों की प्रणाली वाले व्यक्तियों का एक समूह, सामान्य संगठन वाला एक समूह और समूह का एक विशिष्ट नाम होना। इन तीन जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को किसी भी संप्रदाय के लिए शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। चर्चा करते डिटेल में। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि एक धार्मिक संप्रदाय द्वारा 3 शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। पहला, ऐसे व्यक्ति का एक समूह होना जिनके पास विश्वासों या सिद्धांतों की प्रणाली है, मतलब एक क्या है, एक मुद्दा है, एक विश्वास सिद्धांत है कि सिद्धांत पर हम लेकर चल रहे हैं, जिसे भी अपने आध्यात्मिक कल्याण में सहायक मानते हैं। इसका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, इसका विशिष्ट और औपचारिक नाम होना चाहिए। तीनों कंडीशन क्या है? एक धार्मिक संप्रदाय के लिए आवश्यक है। अगला, निम्न में कौन सा भारत के संविधान का भाग 4(a) के तहत मूल कर्तव्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद का विकास करना, औद्योगिक प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, करों का भुगतान करना और मतदान करना। केवल एक और दो और तीन, 2, 3 और 4 और उपयोग में से कोई नहीं। इसका कौन सा आएगा? सिर्फ इसमें से किसका मूल जो कर्तव्य तहत आता है? सिर्फ इसमें आएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद की विकास करना, इसी के तहत क्या है। अगला, इसमें डिटेल में देखते हैं। विकल्प, भारतीय संविधान के भाग 4(a) में वर्णित मूल अधिकारों में से एक है। वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक 2 में राज्य की नीति सिद्धांतों का एक भाग है। स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश की थी करों का भुगतान करने के कर्तव्य को मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, ये मूल कर्तव्य का भाग नहीं है। मतदान करना भी मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। ठीक, तो ये क्या है? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर करों के भुगतान का निर्णय मूल कर्तव्यों में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। अगला, निम्न में कौन सा तत्व न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों द्वारा प्रतिपादित संविधान की मूल संरचना का एक भाग है? संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पंथकरण, समाजवादी राज्य, चौथा तर्क संगतता का सिद्धांत। केवल 1 और 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 4। इसमें क्या होगा? जो है संविधान की मूल संरचना का भाग कौन सा होगा? पहला, संविधान की पंथ निरपेक्षता, ओके। दूसरा, विधायिका कार्यपालिका भी शक्तियों पृथक्करण और तर्क संगतता का सिद्धांत। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा केशव भारती बनाम केरल राज्य के बाद प्रतिपादित किया गया था। न्यायपालिका के विभिन्न निर्णयों के आधार पर मूल संरचना में शामिल कुछ तत्व हैं जो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, राज्य की संप्रभुता, लोकतांत्रिक गणतंत्र प्रकृति, विधायिका न्यायपालिका कार्यपालिका की शक्तियों पृथक्करण, राष्ट्र की एकता अखंडता, लोक कल्याणकारी राज्य, विधि का शासन और संसदीय प्रणाली, और न्याय तक प्रभावी पहुंच, मतलब न्याय तक क्या हो? सभी तक पहुंच हो। तर्क संगतता का सिद्धांत, समाजवादी राज्य का सिद्धांत मूल संरचना में शामिल नहीं है। इसमें कौन सा है? लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत इसमें शामिल है। अगला, निम्न में कौन हित समूहों और जन आंदोलन दोनों के लिए समान है? दोनों चुनाव प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दोनों एक ढीला संगठन होता है जहां निर्णय अनौपचारिक और लचीला होता है। दोनों बड़े पैमाने पर स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी पर निर्भर होते हैं। केवल 2, 3, 1 और 3 और 1, 2, 3। इसमें कौन सा होगा?
कि जो हित समूह होगा और जन आंदोलन दोनों के लिए समान क्या है, दोनों के लिए समान है, दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप में भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु राजनीतिक दलों के विपरीत दबाव समूह का लक्ष्य राजनीतिक सत्ता को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या साझा नहीं होता है। इन संगठनों का निर्माण तब होता है जब सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समान व्यवसाय हितों, आकांक्षाओं या विचारों वाले लोग एकजुट होते हैं। सामूहिक कार्रवाई के कई स्वरूपों का वर्णन करने में हम प्राय जन आंदोलन शब्द सुनते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, महिला आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, जन आंदोलन। उदाहरण ये समूह, ये क्या है, एक दबाव समूह है। जो ये उदाहरण सभी क्या है, दबाव समूह है। किसी भी हित समूह के समान ही जन आंदोलन भी चुनावी प्रतिस्पर्धा के प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की बजाय राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, किंतु हित समूहों के विपरीत आंदोलन को एक ढीला संगठन होता है। उनका निर्णय अधिक अनौपचारिक और लचीला होता है। इस समूह की तुलना में स्वतः स्फूर्त जन भागीदारी में अधिक निर्भर करते हैं। इसी के साथ यह टेस्ट समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।